हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स की। पैनकेक्स ये एक ब्रांड नेम है जो कि महिलाओं के मेकअप करने का सामान होता है, तो ये इसका एक ब्रांड है। अबाउट दी ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अशोक मित्रा इसके राइटर हैं। अ तमिल राइटर, जो कि एक तमिल राइटर है, रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। के तमिल राइटर हैं इसके जो लेखक है चैप्टर के, और उन्होंने अपने उन दिनों को याद किया। रिकाउंट्स माने याद करना, अपने उन दिनों को याद किया है जो कि उनके जेमिनी स्टूडियो में गुजरे हैं अपनी किताब माई एक्सपीरियंस विद बॉस के अंदर। विच टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस, जिस किताब में, जिस बुक में उन्होंने बात की है कि किस तरह जो मूवियों का इन्फ्लुएंस है, जो मूवियों का, फिल्मों का प्रभाव है, वो इंडिया के हर एस्पेक्ट में जो कि दिखाई दे सकता है। यानी भारत में जो भी है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के जीवन का जो हर पहलू है उसमें दिखाई दे सकता है फिल्मों का प्रभाव। जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड एट चेन्नई, ये जो पूरा चैप्टर है इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? जेमिनी स्टूडियो में। कि जेमिनी स्टूडियो जो कि चेन्नई में स्थित था, वाज सेट अप इन 1940, जो कि 1940 में इसको स्थापना की गई थी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडिया फिल्म मेकिंग। ये कह रहे हैं जो जेमिनी स्टूडियो है जो कि 1940 में जिसको बनाया गया था, ये एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी बहुत ही प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी भारत की, इन दी अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। जो भारत में फिल्में बनना शुरू हुई थी उसके शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दिनों में, जो एक बड़ी संस्था मानी जाती थी, एक बड़ा स्टूडियो माना जाता था, जेमिनी स्टूडियो का शुमार उनमें होता था। इट्स फाउंडर वाज एस वासन, के इसके जो संस्थापक थे जेमिनी स्टूडियो के, वह एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रा इन जेमिनी स्टूडियो वाज कट आउट the newspaper clipping on a wide variety of studios and store them in files। ये कह रहे हैं जो अशोक मित्रा हैं उनका काम क्या था? उनका काम था कि जेमिनी स्टूडियो में कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, के जो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग होती है उसमें जो आर्टिकल्स होते थे उनको काट लिया करते थे हमारे अशोक मित्रा। बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको काटने पड़ते थे और फिर क्या करते थे? उनको काट कर स्टोर दैम इन फाइल्स, उनको फाइल्स के अंदर लगा दिया करते थे। कि पेपर में से कटिंग काटी, कोई जो भी कुछ खास खबरें होती होंगी, जो भी काटने का काम होगा, तो उन आर्टिकल्स को काट कर उनको फाइल में रख दिया करते थे। मैनी ऑफ दिस हैड टू रिटन आउट बाय हैंड, और कई बार उनको ये आर्टिकल अपने हाथों से भी लिखने पड़ते थे। ऑल्दो he performed an insignificant function, he was the most well informed of all members of the Gemini family। हालांकि ही परफॉर्म इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, इनसिग्निफिकेंट छोटा सा काम, हालांकि उनका बहुत छोटा सा काम था, लेकिन फिर भी ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जानकारी थी जितने भी जेमिनी फैमिली के मेंबर थे। कि जेमिनी फैमिली में जितने भी मेंबर थे तो उन सब में हमारे अशोक मित्रा कैसे थे? वेल इन्फॉर्म, सबसे अच्छी ज़्यादा खबर उनको ही थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, जो अंश लिया गया है हमने वो उनकी किताब माई ईयर्स विद बॉस से ही लिया गया है। देखते हैं से चैप्टर शुरू कर लेते हैं कि पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम। तो आपने जो यहाँ पर ये देखा है पैनकेक्स, यहाँ पर आप इसको और समझ लें। कहते हैं कि पैनकेक्स वाज अ ब्रांड नेम, के पैनकेक्स जो है वो एक ब्रांड नेम है। किसका? ऑफ मेकअप मटेरियल, यानी जो मेकअप करने का जो सामान है उसकी ब्रांड का नाम है। दैट जेमिनी स्टूडियो बोट अप इन ट्रक लोड्स, जो कि मेकअप का सामान इस जेमिनी स्टूडियो में बोट लाया जाता था इन ट्रक लोड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ट्रक लोड यानी ट्रक लाद कर लाया जाता था। अब ट्रक लाद कर तो नहीं आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बड़ी मात्रा में ये जो मेकअप का मटेरियल था ये लाया जाता था जेमिनी स्टूडियो में। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, ग्रेटा गार्बो ने ज़रूर इस मेकअप यानी इस ब्रांड का यूज़ किया होगा। मिस गोहार मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहार ने भी इसमें जो है ब्रांड का, इस कंपनी के मेकअप का यूज़ किया होगा। विजयंती माला मस्ट हैव ऑल्सो यूज इट, और जो विजयंती माला है उन्होंने भी ज़रूर इसका यूज़ किया होगा मेकअप का। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन जो रति अग्निहोत्री है उन्होंने इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। The makeup department of the Gemini Studios were in the upstairs of a building that was believed to have seen Robert Clive's stable। ये कह रहे हैं जो मेकअप का जो डिपार्टमेंट, जो मेकअप करने का जो डिपार्टमेंट था वो कहाँ था?
जैमनी स्टूडियो के ऊपर था। अपस्टेयर्स ऑफ द बिल्डिंग यानी उस बिल्डिंग के ऊपर था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैमनी स्टूडियो में 2 फ्लोर है, एक तो ग्राउंड फ्लोर है और एक इसका फर्स्ट फ्लोर है यानी अपर फ्लोर है। तो नीचे वाले जो फ्लोर है उसमें शूटिंग चलती है और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें मेकअप वगैरह ड्रेसिंग वगैरह की जाती है कैरेक्टर की। तो ये कह रहे हैं जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो जैमनी स्टूडियो का अप स्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग यानी ऊपर वाला डिपार्टमेंट है। वाज बिलीव्ड, और ये जो जैमनी स्टूडियो है ये माना जाता है, दैट वाज बिलीव्ड, ये माना जाता है जैमनी स्टूडियो के बारे में कि टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स अस्तबल, कि ये एक समय में रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। अ डोजन अदर बिल्डिंग्स, और इसी तरह दूसरी लगभग 1 दर्जन बिल्डिंग इन द सिटी, इस शहर में आर यूज्ड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस, के उसके निवास के रूप में यूज़ की जाती थी। कि रॉबर्ट क्लाइव के लिए जो चेन्नई है वहाँ पर बहुत सारे दर्जन भर घर ऐसे थे जिनका यूज़ वो किया करता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, अपनी छोटी सी लाइफ में, एंड एवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, हालांकि रॉबर्ट क्लाइव थोड़े बहुत दिन ही मद्रास में रहा था लेकिन फिर भी उसने लगभग 12 जो घर है उनका यूज़ किया था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि डन अ लॉट ऑफ मूविंग, के वो इधर उधर जाता रहता था यानी कभी इधर कभी उधर वो मूव करता रहता था। बिसाइड्स फाइटिंग सिम इम्पॉसिबल बैटल्स इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने फाइटिंग यानी बहुत सारी इम्पॉसिबल ऐसा यानी नामुमकिन इम्पॉसिबल बैटल्स ऐसी हैं जिनको रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा है। कहाँ लड़ा है? इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के दूर दराज के इलाकों में। रिमोट कॉर्नर्स, भारत के जो दूर दूर के स्थान हैं वहाँ पर रहकर रॉबर्ट क्लाइव ने इम्पॉसिबल बैटल्स को लड़ा है। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और इसके अलावा यहाँ पर मद्रास में रहकर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा है कि मद्रास में रहकर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है? मैरिंग, उसने शादी की है अब मेडन, एक कुंवारी लड़की के साथ में। कहाँ की थी? सेंट मैरी चर्च में, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास का जो सेंट जॉर्ज जो एक किला है, फोर्ट माने किला, सेंट जॉर्ज किले के सेंट मैरी चर्च में रॉबर्ट क्लाइव ने एक कुंवारी लड़की से शादी की थी। The makeup room had to the look of a hair cutting salon with lights at all angles, around half a dozen large mirror, कि जो मेकअप रूम है वो कैसा लगता है? लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, के बिल्कुल बाल काटने वाली जो दुकान होती है सैलून की तरह लगता है। क्यों? विद लाइट्स, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। एट ऑल एंगल्स, हर एंगल पर, के हर एंगल पर लाइट लगी हुई हैं। और इसके अलावा अ डोजन लार्ज मिरर, इसके अलावा लगभग 6-7 शीशे भी, बड़े बड़े शीशे वहाँ पर लगे हुए हैं दीवारों पर। देवर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी लाइट्स हैं वहाँ पर ये सारी कैसी हैं? इनकैंडेसेंट लाइट। इनकैंडेसेंट यानी जैसे कि बल्ब होते हैं, रोशनी तो देती ही हैं लेकिन इसके अलावा उनमें से हीट भी निकलती है। कि वो लाइट आजकल की लाइट नहीं थी बल्कि दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, बल्कि वो बल्ब की तरह रोशनी वाले जो है लाइटें थी। सो यू कैन इमेजिन, तो इसलिए तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप, उन लोगों की परेशानी का, फेयरी मिजरी उन लोगों की परेशानी का, किनकी? ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप, जो कि यहाँ पर मेकअप कराते थे। कि जो यहाँ पर मेकअप कराते थे तो उनको कितनी परेशानी होती होगी, तो तुम उनकी कल्पना कर सकते हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो ये जो बल्ब लगे हुए हैं, जो लाइट लगी हुई है वो कैसी थी? इनकैंडेसेंट, यानी हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि चारों ओर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, तो जिसकी वजह से एक जिसका मेकअप किया जाता था उसके ऊपर कितनी हीट होती होगी, कितनी उसके ऊपर लाइट पड़ती होगी, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, ये जो मेकअप का डिपार्टमेंट है सबसे पहले उसका हेड एक बंगाली था। वो बिकेम टू बिग, जो कि बाद में उसका बड़ा नाम कमाया उसने, फॉर स्टूडियो एंड लेफ्ट, के उसने स्टूडियो में एक बड़ा नाम कमा लिया था लेकिन बाद में उसने इस स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वाज इस सक्सेड बाय महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्टेड धारवाड़ कर्नाडिगा, ये नाम दिए है आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। All this shows that there was a great deal of national integration। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक बंगाली इस जो सैलून है, ये जो डिपार्टमेंट है मेकअप वाले, इसका हेड हुआ करता था। बाद में उसका नाम वाम हो गया, बड़ा आदमी बन गया तो उसने स्टूडियो को छोड़ दिया।
इसके बाद में एक महाराष्ट्र का इंसान है, वो यहाँ का हेड बन गया, और इस महाराष्ट्र को जो असिस्ट किया, इसके जो असिस्टेंट बने वो धारवाड़ कन्नड़ के, एक धारवाड़ के रहने वाले हैं, धारवाड़ सिटी है वहाँ की, तो वहाँ से एक इंसान आया, वो इसका असिस्टेंट बन गए। आंध्रा से लोग आए, वो इसके असिस्टेंट बने। मद्रास इंडिया यानी मद्रास के रहने वाले लोग जो कि क्रिश्चियन थे, वो यहाँ पर आकर काम करने लगे। इसके अलावा बर्मा के जो एंग्लो बर्मीज यहाँ पर आए, वो यहाँ पर काम करने लगे। और इसके अलावा यूजुअल लोकल तमिल्स, क्योंकि चेन्नई ये तमिल में है, तो तमिल के जो लोकल के लोग हैं वो भी यहाँ पर काम करने लगे। अब देखो, कन्नड़ के यानी कर्नाटक के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, इसके अलावा मद्रास के क्रिश्चियन हैं, बर्मा के लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑल दिस शोज की ये सारी की सारी चीज़ें क्या शो करती, क्या दिखाती हैं, दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता यहाँ पर देखी जा सकती है लॉन्ग बिफोर AIR, यानी जब तक AIR और दूरदर्शन ने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर, उससे पहले ही हम यहाँ पर एक बड़ी राष्ट्रीय एकता को देख सकते हैं, जब तक कि AIR और दूरदर्शन पर भी इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं चले थे। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster। ये कह रहे हैं ये जो गैंग है, ये जो समूह है इस राष्ट्रीय एकता में बंधे हुए लोगों का, तो ये क्या कर सकते हैं, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले इंसान को, टर्न माने बदल सकते हैं, कि किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन, अच्छे दिखने वाले इंसान को ये लोग बदल सकते हैं किसमें, इनटू अ हिडियस क्रिम्सन। हिडियस माने डरावना, और क्रिम्सन माने क्रिम्सन ह्यूड, यानी क्रिम्सन बोलते हैं लाल रंग को, ह्यूड माने कलर के, लाल कलर के, मॉन्स्टर माने आप मॉन्स्टर समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मेकअप करने वाले इंसान जो है किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को बहुत ही डरावने लाल रंग के मॉन्स्टर में बदल सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोडेड पैनकेक्स, जो पैनकेक का सामान है, मटेरियल है, उसकी सहायता से। एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। पोशंस जो लिक्विड होते हैं और लोशन भी आप समझ रहे हैं, दोनों एक ही हैं। ये कह रहे हैं किसकी मदद से, कि जो लोकली मेडअप, जो इस सामान में लोकली अपनी तरफ से ये पोशंस और लोशंस मिला देते हैं, उनकी मदद से ये किसी भी अच्छे इंसान को बहुत ही डरावने दिखने वाले इंसान में बदल सकते हैं। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। ये वो दिन थे जबकि शूटिंग कहाँ होती थी, इंडोर यानी अंदर रहकर ही शूटिंग की जाती थी, बाहर नहीं होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स। केवल 5% फिल्म ऐसी थी जो कि घर के बाहर शूट की जाती थी। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly। और ये कह रहे हैं कि I suppose, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेट है और स्टूडियो है उसकी लाइट नीड टू द गर्ल, उसकी लाइट, तो कहते हैं कि वहाँ की जो लाइट्स हैं वो लड़के और लड़कियों को इस तरह लुक अगली, इस तरह का अगली, इस तरह बेकार से दिखाती थी, ताकि उनकी जो प्रेजेंटेबल है यानी उनकी जो प्रेजेंस है वो मूवी के अंदर अच्छी दिखाई जा सके। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, के उस मेकअप डिपार्टमेंट में एक हायरार्की भी देखी जा सकती है। कैसी हायरार्की है, द चीफ मेकअप मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली, कि जो चीफ मेकअप मैन है, कि वहाँ का जो डिपार्टमेंट का जो चीफ है, जो हेड है, वो क्या करता है, जो चीफ एक्टर और चीफ एक्ट्रेस हैं उनका मेकअप करता है, और मेकअप कैसा करता है, अगली, यानी उनका अगली सा मेकअप करता है। हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका जो हेड का सीनियर असिस्टेंट है वो सेकंड हीरो और हीरोइन को तैयार करता है, उनका मेकअप करता है। इसके अलावा द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, और जो जूनियर असिस्टेंट है वो कॉमेडियन यानी फनी कैरेक्टर हैं, उनकी तैयारी करता है, उनको तैयार करता है, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह आगे ये चैन चलती रहती है। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, कि जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, जो इस तरह के कैरेक्टर हैं, जो भीड़ का रोल अदा करते हैं, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होती है, ऑफ द ऑफिस बॉय की, कि ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी है कि वो भीड़ वाले कैरेक्टर को इकट्ठा करे।
इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। ये कह रहे हैं कि इस जेमिनी स्टूडियो में डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी होता है, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है ये एक यहाँ पर पोस्ट होती है। ऑन दी डेज वेयर देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, ये कह रहे हैं कि जब कभी भी वहाँ पर कोई भीड़ की शूटिंग होती थी तो यू कुड सी ही मिक्सिंग हिज पेंट्स इन अ जायंट वेसल, कि तुम देख सकते हो, यू कुड सी हिम यानी तुम उस ऑफिस बॉय को देखोगे कि वो पेंट को मिक्स कर रहा होता है जायंट वेसल, एक बड़े से बर्तन में। कि जब कभी भीड़ का सीन होता है तो इस ऑफिस बॉय को तैयारी करनी है उन भीड़ वाले कैरेक्टर्स की, तो ये क्या करता है, एक बड़े से बर्तन में पेंट तैयार करता है एंड स्लैपिंग, और वो उसको फेंक देता है ऑन द क्राउड प्लेयर्स, यानी जो भीड़ वाले कैरेक्टर्स हैं, जो भीड़ वाले किरदार हैं, उनके ऊपर इस पेंट को, इस मिक्सचर को फेंक देता है, उनके चेहरों पर पोत देता है। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup, कि ये जो आइडिया है वाज टू क्लोज वेरी पोर, पोर माने गड्ढा, जो चेहरे पर निशान हो जाते हैं, पिंपल वगैरह के निशान। तो ये कह रहे हैं कि आइडिया ये था कि जो हर एक गड्ढा है उसको क्या करना था, क्लोज, उसको बंद करना था ऑन द सरफेस ऑफ फेस, यानी चेहरे की जो स्किन है, चेहरे की जो स्किन पर जितने भी गड्ढे होते हैं उन सारे गड्ढों को बंद करने का विचार इस मेकअप जो प्रोसेस में होता था। कह रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी मेकअप करने का जो एक प्रोसेस है उसमें सारे गड्ढों को बंद करना होता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ये कह रहे हैं जो ऑफिस बॉय है वो असल में एक लड़का नहीं है, कि जिस तरह से आप बॉय पढ़ रहे हैं कि ऑफिस बॉय, तो वो बॉय मत समझ लेना, बट लेकिन ही वो क्या, ही वॉज एन हिज अर्ली 40s, कि वो लगभग 40 साल का है, कि ऑफिस बॉय की एज लगभग 40 साल है। Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, कि वो सालों पहले इस स्टूडियो में इसलिए आया था ताकि या तो वो कोई बेस्ट एक्टर बन सके, या फिर वो कोई स्क्रीन राइटर बन सके, डायरेक्टर बन सके, और लिरिक राइटर जो सॉन्ग वगैरह लिखते हैं या वो लिरिक राइटर्स बन सके। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, और ऑफिस बॉय थोड़ा बहुत पोइट भी है। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिल, जो राइटर अब अपने बारे में बताते हैं कि उन दिनों में एक क्यूबिल माने कैबिन की तरह एक कमरा होता है, कि मैं एक कैबिन में काम कर रहा था। टू वॉल साइड्स ऑफ द वर फ्रेंच विंडोज, की जिस कमरे के दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कोल्ड फ्रेंच विंडोज, के उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि इन विंडो को फ्रेंच विंडो कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk tearing up the newspaper day and day, ये कह रहे हैं कि seeing me sitting at my desk, मुझे मेरे डेस्क पर बैठे हुए, tearing up newspaper, पेपरों की कटिंग करते हुए, day in and day out, यानी दिन और रात पेपरों की कटिंग करते हुए। Most people thought, कि अक्सर लोग ये सोच लिया करते थे, I was doing next to nothing, कि मैं कुछ काम, कोई खास काम नहीं कर रहा हूँ। It is likely that the boss थॉट लाइक वाइज टू, ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसी तरह जो बॉस है, बॉस माने जेमिनी स्टूडियो के मालिक, के जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस हैं शायद उनको भी ऐसा ही लगता होगा। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, कि इसीलिए एनीवन, जो कोई भी, हु फेल्ट, इस तरह की बात महसूस करता था, तो आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्स, तो मुझे दिया जाता था, क्या दिया जाता था, इनटू माय क्यूबिल, कि वो मेरे कमरे में आ जाता, मेरे कैबिन में आ जाता, और वो डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, एक बड़ा सा लेक्चर मुझे दिया करता था। क्योंकि मेरा काम पेपर की कटिंग करना था तो लोगों को लगता था कि मैं कोई ख़ास काम नहीं कर रहा हूँ, तो जो कोई भी ऐसा महसूस करता वो फ़ौरन ही क्या करता, वो मेरे कैबिन में आ जाता था और मुझे एक बड़ा सा लेक्चर दिया करता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, और जो लड़का था जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में था उसने ये फैसला किया कि आई शुड बी एनलाइटेंड, और हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि जो ऑफिस बॉय है वो थोड़ा सा पोएट है, तो अपना आपको कहता है ऑफिस बॉय इसके पास आकर कि आई शुड बी एनलाइटेंड, कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एंड हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, और एक इतना अच्छा लिटरेरी टैलेंट, एक इतना अच्छा साहित्यिक इंसान बेकार हो रहा है इन अ डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में, यानी मेकअप वाले विभाग में, फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड
परवर्ड्स, और ये जो डिपार्टमेंट है केवल नाइयों के लिए बेटर है, सूट करता है नाइयों को। एंड परवर्ड, परवर्ड्स ऐसे लोग हैं होते हैं, परवर्ड बोलते हैं ऐसे इंसानों को जो थोड़े मीले टाइप होते हैं। नाइयों को कहा है कि ये नाइयों के लिए बना है विभाग केवल और केवल ऐसे लोगों के लिए, परवर्ड्स जो कि थोड़ा मीले टाइप होते हैं। सोन आई वॉज पेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और जल्दी ही आई वॉज प्रेइंग, ये कह रहे हैं कि बस मैं यही दुआ करता रहता था फॉर क्राउड शूटिंग, के जो भीड़ भाड़ वाले सीन उनकी शूटिंग चलती रहे, ऑल द टाइम हमेशा, कि हमेशा भीड़ वाली शूटिंग चलती रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, एपिक्स माने बड़ी बड़ी बातें, कि अगर भीड़ वाली शूटिंग चलती रहेगी तो मुझे उसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ऑफिस बॉय की, उससे मुझे मेरी जान बच जाएगी, मुझे निजात मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस बॉय अक्सर फ्री रहा करता था और फ्री टाइम में वो हमेशा राइटर के पास आकर बड़ी बड़ी बातें क्या करता था, तो इसीलिए हमारे राइटर उसकी बड़ी बड़ी बातों से, एपिक्स बड़ी बड़ी बातों से परेशान है। और उनकी दुआ क्या है कि ये इसके सीन चलते रहें, जो भीड़ वाले सीन इसको दिए जाते हैं, और मेरी इससे जान बच जाए। इन ऑल इंस्टांस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, के जब कोई इंसान परेशान होता है तो यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, तो हमेशा तुम अपने गुस्से को उतारने के लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढते हो। फाइंड माने तलाश करना, तुम एक ऐसे इंसान की तलाश करते हो ओपनली, जिसके सामने तुम या तो खुलकर बात कर सको, और कवर्टली, जिससे तुम चुगली कर सको। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वॉज, और ये जो इंसान है यानी जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट वाला, वाज कन्विंस्ड दैट टू ऑल हिज वॉज, उसको भी ऐसा ही लगता है कि जो जितने यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो नाई हो या दूसरे इंसान हो, वो इसके दुश्मन हैं। और इन दुश्मनों की, अपने इन शत्रुओं की बुराई करने के लिए वो हमेशा एक इंसान को खोजता है, और उसके लिए सही इंसान उसको क्या मिलता है? हमारे राइटर। इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट, इग्नोमिनी यानी उसकी इंसल्ट की जा रही है, एंड नेग्लेक्ट, और हमारे ऑफिस बॉय को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वर ड्यू टू, किसकी वजह से? कोटमंगलम सुब्बू, सुब्बू की वजह से, कि सुब्बू की वजह से उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। किसके द्वारा? सब, यानी जो स्टूडियो के जो सारे मेंबर हैं उनके द्वारा। हमारे सुब्बू की वजह से क्यों परेशान किया जा रहा है? सुब्बू को देखते हैं कि सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, के सुब्बू का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पर आ जाता है पूरे जेमिनी स्टूडियो में। पहले नंबर पर तो मालिक होंगे और दूसरे पर सुब्बू हैं। ही कुड नॉट हैव हैड मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, के जब वो यहाँ पर आए थे इंडस्ट्री के अंदर तो उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया गया था। देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय, हमारे मेकअप बॉय से ज़्यादा, कि हमारे मेकअप बॉय को, ऑफिस बॉय को ज़्यादा अच्छे से एनकरेज किया गया था, जबकि सुब्बू को नहीं किया गया था। ऑन द कंट्रेरी, इसके अलावा, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, के उन्होंने इस जेमिनी स्टूडियो में फेस किया था क्या? मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम, ऑफिस बॉय से ज़्यादा मुश्किल टाइम फेस किया था। फॉर वैन ही बिगेन हिज करियर, जब उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। देयर वर नो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और स्टूडियो, तो ये जो स्टूडियो है ये मजबूती के साथ में, नो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, मजबूती के साथ में इस्टेब्लिश या इसकी स्थापना नहीं हुई थी किसी भी प्रोड्यूसिंग कंपनी की या फिर स्टूडियो की। उस समय किसी भी स्टूडियो या प्रोड्यूसिंग कंपनी की जो मजबूती के साथ में स्थापना है वो नहीं हो पाई थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, के अगर हम पढ़ाई की बात करें स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, तो उसने केवल जो है फॉर्मल एजुकेशन ही ली थी, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है केवल वही ली थी। सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एप्रिसिएबल लेड ओवर आवर बॉय, कि सुब्बू कोई खास नहीं था हमारे ऑफिस बॉय से, कि हमारे ऑफिस बॉय से ना तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा था, ना ही इसको टाइम ज़्यादा हुआ था यहाँ पर, तो हमारे ऑफिस बॉय से ज़्यादा एप्रिसिएबल, ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं था। बट लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ब्राह्मण, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी, उसका जो एक गुण था वो क्या था? वो ये था कि वो एक ब्राह्मण था, वो एक पंडित था। A virtue indeed, he must have an exposure to more affluent situations and people, ये कह रहे हैं, और उसका यही गुण था, वर्च्यू उसकी यही क्वालिटी थी जो वास्तव में he must have had exposure to more affluent, जो उसको ज़्यादा स्थापित कर सकी, उसको अच्छा स्थान दिला सकी affluent situation, इस सिचुएशन में एंड पीपल, और लोगों के दरमियान उसका ये पंडित होना ही था जो कि उसकी सिचुएशन को बेहतर बना सका।
ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसके अंदर ये एबिलिटी थी, ये क्वालिटी थी कि वो हमेशा अपने आप को चेयरफुल, हमेशा खुश रखा करता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन फ्लो फिल्म, हालांकि उसने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन फिर भी वो खुश रहा करता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और हमेशा दूसरे लोगों के लिए उसके पास काम हुआ करता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, और वो कभी भी अपने आप काम नहीं करता था, तो इसलिए दूसरों के लिए उसके पास हमेशा काम हुआ करता था। बट लेकिन his sense of loyalty made him identity himself with the principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage। ये कह रहे हैं इसके अलावा वो क्या करता था कि उसकी जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी माने ईमानदारी, वफादारी, कि वो हमेशा वफादारी दिखाया करता था, और उसकी इस वफादारी ने मेड हिम आइडेंटिटी हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, उसकी इस वफादारी ने जो यहाँ के प्रिंसिपल, जो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, उनके लिए उसको हमेशा वफादार बना दिया और उससे उनकी जान पहचान करा दी थी। उसकी वफादारी ने उनको प्रोड्यूसर के करीब कर दिया था। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और वो अपनी जितनी भी उसकी क्रिएटिविटी थी, जितनी भी उसकी कला थी, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, तो वो उसको अपने मालिक के फ़ायदे के लिए अपने क्रिएटिविटी का यूज़ किया करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर माने जो काट छाँट करते हैं मूवी को, कि ये सीन यहाँ, ये सीन वहाँ, जो इस तरह के काम होते हैं, तो वो एक टेलर की तरह काम करता था फिल्मों के लिए। जैसे टेलर कपड़े को अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह वो फिल्मों के लिए एक टेलर का काम करता था। Here was a man who could be inspired and when commanded, ये कह रहे हैं कि ये वो इंसान है जिससे हमेशा could be inspired, जिससे हमेशा इंस्पायर हो जाते थे लोग, when commanded, जब कभी भी उनके पास होता था। The rat fights the tigers underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly। एक सीन था वहाँ पर, सीन ये था कि एक चूहा है और एक शेरनी जो बाघिन होती है, टाइगर की जो फीमेल होगी, टाइग्रेस, यानी एक चूहा है और एक बाघिन है, दोनों पानी के अंदर होते हैं, और चूहा उस बाघिन को कत्ल कर देता है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं बाघिन के, टाइगर के, उन पर रहम करता है, एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनसे अच्छा बर्ताव करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, और जो प्रोड्यूसर है वो ये कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सीन को कैसे करना है। द प्रोड्यूसर वुड से, यानी प्रोड्यूसर ये बात कहता है, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑफ इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, और फौरन ही सुब्बू जो है वो 4 तरीके बताता, 4 ways, वो 4 तरीके बता देता है कि किस तरह से जो रैट है, जो चूहा है, वो विक्टिम यानी शेरनी के बच्चों के, ऑफस्प्रिंग माने बच्चे, शेरनी के बच्चों के साथ में वो कैसे अफेक्शन दिखाएगा, कैसे प्यार दिखाएगा, उसके लिए वो 4 तरीके बता देता है। गुड, प्रोड्यूसर कहता है कि गुड, कि हाँ सीन बात तो बहुत अच्छी है, बट लेकिन आई एम नॉट श्योर इट इज़ अफेक्टिव इनफ, कि मुझे ये विश्वास नहीं है कि ये सीन बहुत अच्छा होगा। तो फिर क्या कर, द प्रोड्यूसर वुड से, यानी प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे लगता है कि इट इज़ इफेक्टिव इनफ, कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावित सीन होगा। तो फिर क्या होता है, एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट के अंदर अंदर सुब्बू वुड कम आउट विद द 14 मोर अल्टरनेटिव्स, के सुब्बू जो है 14 यानी जो 14 इस तरह के तरीके बता देता है जो मोर अल्टरनेटिव, जो इसके जैसे ही थे। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड सो इजी वाज इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, ये कह रहे हैं कि मूवी का बनाना, फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, कि मूवी का बनाना बहुत आसान था अगर सुब्बू जैसा इंसान उनके अराउंड आसपास हो, कि अगर सुब्बू जैसा इंसान उनके आसपास हो तो मूवी बनाना कैसा है, वाज सो इजी, बहुत आसान होता है। एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, कि अगर बात की जाए कि वहाँ कोई इंसान ऐसा है जिसने अच्छे से डायरेक्शन दी है, जिसने अच्छे से डिफाइन किया है जेमिनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके अच्छे दिनों में, तो इट वाज सुब्बू, ये सुब्बू है, कि ये सुब्बू ही है जिसने जेमिनी स्टूडियो को अच्छे से डायरेक्ट किया है और उसको अच्छे से डिफाइन किया है। कहते हैं कि सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, के सुब्बू की अपनी एक पहचान है एक पोएट के रूप में, इसके सुब्बू असल में क्या है, एक पोएट है। एंड द ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि वो कैपेबल है, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वो बहुत अच्छे से जो कॉम्प्लेक्स एंड जो मुश्किल जो शायरी होती है वो कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, लेकिन ही डेलिबरेटली, उसने जानबूझकर चोज द एड्रेस टू हिज पोएट्री टू द मासेस, मासेस माने आम पब्लिक, जनता,
कि उसने फिर भी अपनी पोइट्री के लिए आम आदमियों को चुना है, कि वो चाहता तो अपनी पोइट्री को कॉम्प्लेक्स एंड हायर, बहुत अच्छी फॉर्म में और बहुत ही अच्छे शब्दों में लिख सकता था, लेकिन उसने अपनी पोइट्री के लिए किसको चुना? टू द मासेस, आम लोगों को, भीड़ भाड़ वाले लोगों को। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievement, कि उसकी जो फिल्मों के अंदर जो उसकी सफलता है, उसकी सक्सेस है, उसने इसके इस लिटरेरी अचीवमेंट को ओवरशैडो कर दिया, ढक दिया है। हालांकि वो एक पोएट था, लेकिन फिल्मों में कामयाबी मिलने की वजह से उसकी जो ये एबिलिटी थी, उसकी जो क्वालिटी थी पोइट्री वाली, वो कैसे हो गई? ओवरशैडो हो गई, ढक गई है। और सो इज क्रिटिक फेल्ट, और उसकी जो क्रिटिक है वो उनको ऐसा ही लगता है। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, कह रहे हैं कि उन्होंने कंपोज की हैं भिन्न भिन्न जो स्टोरी कंपोज की हैं, पोएम्स कंपोज की हैं, इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन। फोक माने भीड़ भाड़, जो लोकगीत होते हैं कि आम लोगों की भाषा में और आम लोगों की जो रिफ्रेन है उनके स्टाइल में, उनके डिक्शन में, डिक्शन माने भाषा, कि आम लोगों के स्टाइल में, आम लोगों की भाषा में उसने अपनी पोएम को जो है कंपोज किया है, लिखा है। एंड आल्सो रोट अ स्प्रोलिंग नॉवल, स्प्रोलिंग माने बड़ा, लंबा चौड़ा, कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा नॉवल भी लिखा है जिसका नाम है थिलाना मोहनबाल, कि थिलाना मोहनबाल के नाम से इन्होंने एक नॉवल लिखा है विद डोजन वेरी डेफ्टली एच्ड कैरेक्टर, के इसमें उन्होंने डोजन यानी लगभग 12-13 कैरेक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से इन्होंने उसके अंदर बनाए हैं। ही क्वाइट सक्सेसफुली, कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। रिपीटेड मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासी ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो देवदासी का कैरेक्टर है, जो देवदासी का मूड है, जो देवदासी आप जानते होंगे, देवदासी होता है, कि जो देवदासी का मूड, उनका मैनर यानी मैनर, रहने सहने का तरीका जो था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको उकेरा है, लिखा है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और अगर वो उसकी एक्टिंग की बात करें तो सुबह एक बहुत अच्छा एक्टर भी है। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स, ये कह रहे हैं, बट वट एवर सब डायरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। ये कह रहे हैं कि ही नेवर एस्पायर टू लीड, के कभी भी उसको लीड कैरेक्टर तो नहीं दिया गया, यानी जो मेन कैरेक्टर होते हैं कभी भी उसको मेन कैरेक्टर का रोल तो नहीं अदा दिया गया, बट लेकिन वाट एवर सब साइडरी रोल, लेकिन जो भी उसको साइड के वाले रोल दिए जाते थे, ही प्लेड, तो वो उनको अच्छे से प्ले करता था। इन एनी ऑफ द फिल्म्स की किसी भी मूवी में, कि किसी भी मूवी में जब उसको साइड के रोल दिए जाते थे तो उसको अच्छे से परफॉर्म करता था। ही परफॉर्म बेटर देन सपोज्ड मेन प्लेयर्स, ये कह रहे हैं कि ऐसा माना गया, सपोज ऐसा माना गया कि जो उसके मेन कैरेक्टर होते थे फिल्म के, वो उनसे बेटर परफॉर्मेंस दिया करता था, कि मेन हीरो तो नहीं होता था वो, लेकिन जो साइड का रोल उसको दिया जाता था वो साइड के रोल इतने अच्छे प्ले कर लिया करता था कि उसका मेन एक्टर भी इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था उस इंसान से, ही कम एक्रॉस, जो उसके पास आता, एंड हिज हाउस, और उसका घर, वाज अ परमानेंट रेसिडेंस फॉर डोजन्स ऑफ नियर एंड फॉर रिलेशंस एंड एक्वेंटिस, कि उसका घर हमेशा परमानेंट रेसिडेंस था, परमानेंट स्थान था ऐसे दर्जन भर लोगों के लिए जो उसके नियर, जो उसके करीबी होते थे, उसके रिश्तेदार होते थे, एंड एक्वेंटेस, उसके परिचित होते थे, कि उसके परिचित रिश्तेदारों से और उसके करीबी लोगों से उसका घर हमेशा भरा रहता था, और वो हर आने वाले इंसान से कैसे मिलता था? जेन्युइन लव, हमेशा प्यार मोहब्बत से मिला करता था। इट सीम अगेंस्ट सुब्बूज nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. इट सीम, ये कह रहे हैं इसके अलावा, इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, के सिब्बू का जो नेचर था वो कैसा था? इवन टू बी इवन कॉन्शियस, वो बहुत ज़्यादा जो है सोचने वाला इंसान था। कैसा सोचने वाला? कि ही वाज फीडिंग, के वो हमेशा खाना खिलाया करता था, एंड सपोर्टिंग, और वो हमेशा सपोर्ट किया करता था, सो मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों को, कि उसके घर में जो लोग रहा करते थे वो उनको सपोर्ट करता था, उनको खाना भोजन कराया करता था। कॉन्शियस इस तरह की सुब्बू की सोच थी, उसका जहन था, और नेचर माने उसकी आदत थी। सच अ चैरिटेबल चंदा देना, दान देना, बहुत ज़्यादा दान दिया करता था, एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और बहुत ही अच्छा इंसान था। एंड येट ही हैड एनिमीज, लेकिन फिर भी उसके दुश्मन थे। वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस,
क्या ऐसे इसलिए था, उसके दुश्मन क्या इसलिए थे क्योंकि ही सीम्ड सो क्लोज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब रहा करता था, एंड इंटीमेट विद बॉस, और मालिक से वो इंटीमेट घनिष्ठ, और मालिक के लिए बहुत ज़्यादा घनिष्ठ था, उसका अच्छा दोस्त माना जाता था। और इट वॉज हिज जनरल डिमीनियर दैट रिजेंबल्ड साइकोफेंट्स, ये कह रहे हैं, या फिर उसके साथ इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि वह डिमीनियर यानी उसका जो बर्ताव है फिर ऐसे है क्योंकि उसका जो बर्ताव है वो कैसा लगता है, साइकोफेंट्स। साइकोफेंट्स माने फ्लैटर यानी जो चापलूसी करता है, या फिर उसकी दुश्मन इसलिए है क्योंकि उसका जो बर्ताव है वो चापलूसों जैसा है, या फिर और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर उसकी दुश्मनी इसलिए क्योंकि रेडीनेस, क्योंकि वो हमेशा साफ बात करता है, नाइस से नाइस यानी साफ बात करता है चीज़ों को लेकर, अबाउट एवरीथिंग हर चीज़ को लेकर, कि हर चीज़ को लेकर हर बात को लेकर वो साफ बात करने वाला है, उसकी दुश्मनी इसलिए भी है। इन एनी केस मैटर चाहे कोई भी हो, देयर वॉज हिज मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, कि इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक इंसान ऐसा है वो कुड विश जो कि हमेशा यही इच्छा करता है, द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, कि सुब्बू के साथ में बुरे से बुरा, डायरेस्ट बुरे से बुरा काम कोई भी घटना घटे सुब्बू के साथ में। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, तुम देखोगे कि सुब्बू हमेशा बॉस के साथ में रहता है, बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन उसकी जो गिनती है, उसका जो शुमार होता है वो कहाँ होता है, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कोल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट, ये कह रहे हैं कि उसका शुमार, उसकी गिनती हमेशा स्टोरी डिपार्टमेंट में होती है। स्टोरी डिपार्टमेंट जहाँ पर राइटिंग वगैरह का काम होता है, लेखन वगैरह का, तो उसमें उसकी गिनती होती है, वो उसी डिपार्टमेंट में आता है। कंप्राइजिंग अ लॉयर, और इस डिपार्टमेंट में इसके अलावा एक वकील है, एंड असेंबली ऑफ राइटर्स, और बहुत सारे राइटर्स हैं, एंड पोइट्स, और बहुत सारे वहाँ पर शायर हैं, कवि हैं। लायर्स वाज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, जो लायर है, जो वकील है, उसको आमतौर से माना जाता है कि वो लीगल एडवाइज़र है, कानूनी सलाहकार है, कि वकील को कानूनी सलाहकार के रूप में माना जाता है। बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन वहाँ का हर एक इंसान उसको क्या रिफ़र करता है, क्या मानता है, अपोजिट, कि वो है तो वकील लेकिन उसको गैर कानूनी काम करता है, वो इसलिए उसको अपोजिट समझते हैं। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, क्यों हुआ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वहाँ पर कोई एक्ट्रेस आई थी, वो वाज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल, और इसी के साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सेल थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली थी। वंस एक बार बिलीव ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो सेट पर जब काम कर रही थी उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंड, और उसको देखकर हमेशा, इसको देखकर स्टंड माने जो है भौ चक्कर रह जाना, कि उसको देखकर हर इंसान जो सेट पर था वो भौ चक्कर रह गया, बिल्कुल सन रह गया। द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और उस वकील ने चुपचाप तरीके से जो रिकॉर्डिंग यानी जो रिकॉर्ड करने का कोई इक्विपमेंट था उसको स्विच ऑन कर दिया, चालू कर दिया। वैन द एक्ट्रेस पोज्ड फॉर ब्रेथ, और जब ये एक्ट्रेस जो है रुकी सांस लेने के लिए, द लायर सेड टू हर, तो उस वकील ने उस एक्ट्रेस से कहा 1 मिनट प्लीज़, एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने जो वो रिकॉर्डिंग की हुई थी उसको चालू कर दिया। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tired against the producer. हालांकि उसने जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें नथिंग इंक्रीमेटिंग, कुछ भी गलत नहीं था, और अनमेंशनेबली, और ऐसा जिसकी व्याख्या ना की जा सके, यानी कुछ भी गलत नहीं बोला था उस एक्ट्रेस ने। फॉल माने गलती, उसकी कोई बड़ी गलती, कोई बड़ी बात या कोई बुरी बात उसने नहीं कही थी। एक्ट्रेस टायर्ड अगेंस्ट प्रोड्यूसर के खिलाफ, के उस एक्ट्रेस ने उस प्रोड्यूसर के खिलाफ कोई गलत बात नहीं कही थी जिसको सुना ना जा सके और जिसको व्याख्या ना की जा सके। बट व्हेन शी हर्ड, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ को सुना, अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, इस जो है साउंड इक्विपमेंट में, इस रिकॉर्डिंग में जब उसने अपनी आवाज़ को सुना, शी वाज स्ट्रक डम, वो पूरी तरह से शांत हो गई थी। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, ये जो एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, वो गांव की रहने वाली थी। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, और इस लड़की को ये जो एक एक्सपीरियंस होता है स्टेज पर काम करने का, इसका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैप्चर्ड इनटू, ये कह रहे हैं कि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह की इम्पोर्टेंट जगह पर, इम्पोर्टेंट स्थान पर काम करने के लिए, एंड सफिस्टिकेशन, इस तरह की सिचुएशन में काम करने के लिए। तो शी फाउंड हर सेल्फ, तो उसने अपना आप को कैसा पाया,
कैटापुल्ड इनटू, अपने आप को फंसा हुआ पाया। तो उसने अपने आप को इस तरह के मुश्किल समय में फंसे हुए पाया, तो उसने क्या किया, शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और उस दिन जो उसने डर महसूस किया था, नेवर क्वाइट रिकवर्ड, उस डर से उसने कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था ताकि वो डर को ख़त्म कर सके, तो वो कभी भी उससे उबर नहीं सकी डर से। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और इस तरह से हम देख सकते हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक एंड हो जाता है, एक ब्रीफ यानी एक छोटा सा एंड हो जाता है, एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का एंड हो जाता है। वो लड़की कभी भी काम नहीं करती फिर। द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, कि ये जो लीगल एडवाइज़र जो वकील है जो कि इस स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेंबर था, हैड अननोइंगली ब्रोड अबाउट दैट सैड एंड, इसने अनजाने में विटिंगली अनजाने में उसने एक अंत कर दिया है बहुत ही अच्छे एक्टर का, एक्ट्रेस का। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, ये कह रहे हैं उस मेंबर डिपार्टमेंट का हर मेंबर एक टाइप की यूनिफॉर्म पहना करता था। किस तरह की यूनिफॉर्म थी? खादी धोती, के सूती धोती पहनते थे, एंड विद स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड कलम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, ये कह रहे हैं सफ़ेद कलर की एक खादी की शर्ट होती थी जो कि कैसी होती थी? ओवरसाइज्ड यानी लंबी होती थी। एक धोती और उसके ऊपर एक बड़ी सी खादी की बनी हुई शर्ट होती थी। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड टाई, जबकि जो हमारा वकील था वो क्या पहनता था? एक शर्ट पहनता था और एक टाई पहना करता था। एंड समटाइम्स अ कोट, और उसके ऊपर कोट भी पहन लिया करता था। दैट लुक्ड लाइक अ कोल ऑफ मेल, जो कि मेल के कोल की तरह, मेल के कोट की तरह लगता है। जैसे कि ज़िरा वगैरह होती है, जो लोहे वगैरह की जो शर्ट होती है, कोट होता है, उसको बोला है कि जो कि मेल कोट की तरह लगता था। वैसे तो पैंट शर्ट ही पहनता था, लेकिन कभी कभी वो कोट भी पहन लिया करता था, बस आप इतना समझ लें। ऑफन ही लुक्ड एलोन, और हमेशा वो अकेला नजर आता था। एंड हेल्पलेस, और निसहाय नजर आता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, ये कैसे इंसान था? कोल्ड ऑफ लॉजिक, ये एक लॉजिक, ये दिमाग लगाने वाला इंसान था। इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स यानी इन शायरों के बीच, इन राइटर्स के बीच में ये कैसा था? ये एक लॉजिकल बंदा था। अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादी, ये कह रहे हैं कि ये एक न्यूट्रल, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रहा करता था इन गांधीवादी लोगों के बीच में और खादीवादी लोगों के बीच में, यानी खादी पहनने वाले और गांधी जी को मानने वाले लोगों के बीच में ये न्यूट्रल यानी बेबस सा लगता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, इस तरह जैसे कि बहुत सारे लोग थे जो कि बॉस के करीब थे, यानी इस स्टूडियो के मालिक के करीब थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड कह रहे हैं दाउ अ लॉट ऑफ रो स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, ये कह रहे हैं जो भी लोग हमारे बॉस के नज़दीक हुआ करते थे तो उनको मौका दिया जाता था मूवी को प्रोड्यूस करने का। तो ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस, तो उसको भी प्रोड्यूस करने की इजाज़त दी गई, परमिशन दी गई एक फिल्म को। एंड द, और हालांकि अ लॉट ऑफ रो स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा पैनकेक के जो मटेरियल्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उनका यूज़ किया गया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन इस फिल्म ने कोई अच्छा काम नहीं किया। देन वन डे, लेकिन फिर एक दिन द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो बॉस थे हमारे मालिक थे, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन स्टोरी वेयर अ लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, और शायद ये इतिहास में पहला एग्जाम्पल हो, इंस्टांस माने एग्जाम्पल, मिसाल, कि ये पहली मिसाल होगी इतिहास, इंसानों के इतिहास के अंदर कि एक वकील ने अपनी जॉब को इसलिए खो दिया क्योंकि वहाँ के जो पोएट्स हैं उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया था। जैमनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एस. योगियर, के एस.डी.एस. योगियर, सांगो सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के ये लोग हैं कि इनका क्या है? फेवरेट हॉन्ट, यानी इन लोगों का, ये जो शायर हैं, इनका एक फेवरेट स्थान था। इट हैड एन एक्सलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैस माने भोजनालय, कि यहाँ पर एक ऐसा भोजनालय था, एक ऐसी कैंटीन थी जो बहुत ही एक्सलेंट, जो बहुत ही शानदार थी, अच्छी थी, और इसमें बहुत अच्छी कॉफ़ी सप्लाई की जाती थी हमेशा,
चाहे दिन हो और फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात में भी ज़्यादातर इसमें अच्छी कॉफ़ी परोसी जाती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition। ये वो दिन थे जबकि कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार का मतलब था कि प्रोहिबिशन, के वो क्या कर रही थी, प्रोहिबिशन यानी रोक टोक करती थी। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। और अगर इस तरह के माहौल में जहाँ पर हर चीज़ पर बंदिशें लगी हुई, पाबंदी लगी हुई हो, तो अगर एक कॉफ़ी कप किसी को दे दिया जाए और बातचीत हो आपस में बैठकर, तो ये कह रहे हैं रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, ये बहुत ही अच्छा मौसम होगा, समय होगा। बेरिंग द ऑफिस बॉय एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, ये कह रहे हैं कि ऑफिस बॉय और क्लर्क को छोड़कर एवरीबडी एल्स द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। यहाँ पर ऑफिस बॉय और क्लर्क को छोड़कर जो हर एक इंसान है इस स्टूडियो में काम करने वाला, रेडिएटेड लेजर, वो इसी तरह की यानी आराम से, लेजर माने सुकून से रहा करता था। अ प्री रिक्वाइजेड फॉर पोइट्री, ये कह रहे हैं प्री रिक्वाइजेड फॉर पोइट्री, कि जो शायरी है इसके लिए कैसा था, प्री रिक्वाइजेड था, कि हमारे क्लर्क को और ऑफिस बॉय को छोड़कर हर एक इंसान हमेशा शांत रहता था, यानी उनके पास काम ही नहीं होता था, तो वो ऐसे ही रहा करते थे। अ प्री रिक्वाइजेड फॉर पोइट्री, और पोइट्री के लिए वो लोग कैसे थे, प्री रिक्वाइजेड थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें से ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, गांधी जी को वर्शिप क्या करते थे, मानते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। ये कह रहे हैं गांधी जी की तरह कपड़े तो पहनते थे, गांधी जी को मानते भी थे, लेकिन इसके अलावा उनमें बिल्कुल भी पॉलिटिक्स जो होती है उसकी समझ नहीं थी। फैंटेस्ट एप्रिसिएशन, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स की समझ नहीं थी, कोई भी जानकारी राजनीति के बारे में नहीं थी। थॉट ऑफ एनी काइंड, यानी किसी भी तरह का विचार उनके अंदर राजनीति को लेकर नहीं था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, देवर ऑल एडवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, ये सब लोग जो है, जो एक टर्म है कम्युनिज्म, उसके लिए कैसे थे, देवर अवर्स, उससे अनजान थे। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, और एक कम्युनिस्ट इंसान ऐसा होता है जो कि गॉडलेस होता है, जो किसी ईश्वर को, किसी खुदा को नहीं मानता। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, ना तो उसके अंदर बच्चों के लिए प्यार होता है और ना ही किसी पैसे वैसे के लिए प्यार होता है, कोई प्यार नहीं होता एक कम्युनिस्ट इंसान के अंदर। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट द किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, और उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी बाधा नहीं होती अपने पेरेंट्स को कत्ल करने में या अपने ही बच्चों को कत्ल करने में, उसको कोई समस्या नहीं होती। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, कि ये लोग हमेशा ही बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के काम करते हैं, और बस ये अनरेस्ट, ये लोग केवल बेचैनी और हमेशा परेशानियां बढ़ाते रहते हैं, एंड वॉयलेंस और हिंसा बढ़ाते रहते हैं, एमंग इनोसेंट, मासूम लोगों के दरमियान, एंड इग्नोरेंट पीपल, और गरीब लोगों के दरमियान, कि गरीब लोगों के बीच रहकर, मासूम लोगों के बीच में रहकर ये लोग हमेशा वॉयलेंस, हिंसा भड़काते हैं, एंड अनरेस्ट और समस्याएं बढ़ाते रहते हैं। सच नेशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर इन द साउथ इंडिया, ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो नोशंस, इस तरह के जो विचार हैं वो हर जगह फैले हुए हैं साउथ इंडिया में। एट दैट टाइम्स ऑल्सो, यानी उस समय के, उस समय हर जगह साउथ इंडिया में इस तरह के विचार देखे जा सकते थे। नेचुरली, आमतौर से, फ्लोटेड अबाउट वोगली एमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कि यहाँ पर नेचुरली यानी जो ये खादी पहनने वाले पोएट हैं जेमिनी स्टूडियो के अंदर, इनके अंदर तो इस तरह के विचार साफ देखे जा सकते हैं। एविडेंस ऑफ इट वाज सोन फोर्थ कमिंग, और इसका एविडेंस, इसका एक तथ्य हम तुम्हें जल्दी फोर्थ कमिंग, जल्दी दिखाएंगे। कहते हैं वैन फ्रैंक बच्चन मोरल रीआर्मेंट आर्मी, ये पूरा नाम है, कि जब फ्रैंक बच्चन की जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी some 200 strong visited Madras sometimes in 1952, they could have found a warmer host in India than the Gemini Studio, कि फ्रैंक बचमैन की जो मोरल रीआर्मेंट आर्मी है, जब 1952 में वो लगभग अपने 200 लोगों के साथ में मद्रास को विजिट करने के लिए आई थी, तो उन्हें कोई इतनी अच्छी जगह नहीं मिल सकी जहां पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता इंडिया के किसी भी हिस्से में, जितना कि जेमिनी स्टूडियो में, यानी वो लोग जेमिनी स्टूडियो में आकर ठहर गए थे। समवन कॉल्ड द ग्रुप एंड इंटरनेशनल सर्कस, कई लोगों ने उनको इंटरनेशनल सर्कस भी कहा है। दे वर नॉट वेरी गुड इन
ट्रैपजी सर्कस में कोई कला होती है कि हालांकि वो ट्रैपजी वाली कला तो अच्छे से नहीं कर पाते थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, और जानवरों के जो पहचान की या परिचय की बात अगर उनके बारे में की जाए, वाज ओनली एट द डिनर टेबल, तो वो लोग उसको केवल डिनर टेबल पर ही समझते थे, उनको जानते थे, यानी केवल वो जानवरों को खाना जानते थे, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे जानवरों के बारे में। और आपको पता है कि एनिमल्स का सर्कस के अंदर एक अच्छा खासा रोल होता है। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने दो नाटकों को परफॉर्म किया जो कि मोस्ट प्रोफेशनल मैनर में, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उनको परफॉर्म किया। दोनों नाटक के नाम है कि जोनाथन वैली, कि पहला जो नाटक है वो जोनाथन वैली को उन्होंने परफॉर्म किया, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरा फॉरगॉटन फैक्टर को उन्होंने परफॉर्म किया। रैन सेवरल शोज इन मद्रास में उसके बहुत सारे शो दिखाए गए, एंड एलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के जो नागरिक है उनके अलावा जैमनी फैमिली ऑफ 600 सा, जैमनी फैमिली के खुद 600 लोगों ने भी इस प्ले को ओवर एंड ओवर अगेन बार बार देखा था। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, कि इस प्ले का जो मैसेज था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, एंड सिंपल होमलीज माने धर्म से जुड़ा हुआ, और थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ भी मैसेज था। बट द सेट्स एंड कस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन इन लोगों का जो सेट था, इनके जो स्टेज थी और इनके जो कस्ट्यूम्स थे वो बहुत ही अच्छे जो है फर्स्ट रेट यानी पहली क्लास के, अच्छी क्वालिटी के इनके कस्ट्यूम्स थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, के मद्रास और तमिल ड्रामा की जो कम्युनिटी थी वो कैसे थे, टेरिबली इम्प्रेस्ड, कि वो बहुत ही अच्छे यानी पूरी तरह से वो इम्प्रेस हो गए थे। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और बहुत सारे तमिल प्ले में जो सीन होता था यानी सूरज छिपने का, सूरज निकलने का जो सीन होता था वो उसी तरीके से दिखाया गया था जैसे कि जोनाथन वैली में जोथान वैली में दिखाया गया था। किस तरह से दिखाते थे वो लोग, विद अ बेयर स्टेज, के खाली स्टेज होती थी, अ वाइट बैकग्राउंड, एक वाइट बैकग्राउंड रखा जाता था, कर्टेन एंड ट्यून प्लेड, यानी एक वाइट बैकग्राउंड का पर्दा डाला जाता था और उसमें एक फ्लूट को, एक बांसुरी को बजाया जाता था। तो ये था उनका सूरज यानी सनराइज, सूरज निकलने का और सूरज छिपने का जो समय है वो लोग इसको इस तरह से दिखा रहे थे, तो इन लोगों ने भी ऐसे ही किया। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, और कुछ सालों बाद, दैट आई लर्न दैट MRA वॉज अ काइंड काउंटर मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मुझे पता चला कि MRA ये एक तरह की मूवमेंट है, एक तरह की एक्टिविटी है इंटरनेशनल कम्युनिज्म की। द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन, और जो मद्रास के बड़े बड़े लोग थे जैसे कि मिस्टर वासन है, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वो भी शायद इस कम्युनिज्म की, इस मूवमेंट के हाथों की कठपुतली बन गए थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, मुझे किसी भी तरह से मैं श्योर नहीं था दैट दिस वाज इंडीड द केस, इसकी कोई बात की जाए या इसकी कोई ज़रूरत हो फॉर, क्योंकि द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स, कह रहे अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइज रिमेन्ड द सेम, क्यों, क्योंकि इन लोगों के जो ये बड़े बड़े बॉस हैं स्टूडियो के, इनका अनचेंजेबल एस्पेक्ट के लोग कैसे रहे, अनचेंजेबल रहे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और उनका जो एंटरप्राइज, उनका जो काम था, उनका जो प्रोफेशन था वो भी सेम रहा। तो इसलिए मुझे ऐसी ज़रूरत है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि इनके ना तो इनके बिहेवियर में चेंज आए और ना ही इनके पेशे में चेंज आए, ये ऐसे ही रहे। कहते हैं कि जो MRA और नो MRA, के MRA हो या नो MRA हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, द स्टाफ एट जैमनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग, के MRA का कोई मतलब नहीं वो हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर बात ये होती है जो एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म है और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जैमनी स्टूडियो का स्टाफ है उनको एक बहुत अच्छा टाइम मिल गया उनको होस्ट करने के लिए। किन को होस्ट करने के लिए, जो कि 200 लोग हैं, जो कि ऑल ह्यूज, जो कि सारे कलर के लोग थे उनके अंदर, और सारे साइज़ के अंदर, सारे साइज़ के लोग थे उनमें, और एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़ और लगभग 20 देशों से आए हुए लोग थे। तो वो कोई भी काम कर रहे हो उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ में टाइम गुजारना। ऐसा क्यों, क्योंकि 20 देशों के लोग थे, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग साइज़ के लोग थे, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। इट वाज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद अ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट।
ये कह रहा है इट वाज अ चेंज, कि अब यहाँ पर चेंज हो चुका था, कोई चेंजिंग हमारे बीच भी जो हम काम कर रहे थे अब तक हमारे बीच एक तब्दीली आ गई थी, चेंज आ गया था फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स, जैसे कि हम क्राउड प्लेयर्स जो भीड़ वाले कैरेक्टर हैं उनको इकट्ठा किया करते थे, वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद अ थिक, और उनके चेहरों पर एक मोटी परत हम जो है मेकअप की चढ़ा दिया करते थे, जो कि ऑफिस बॉय का काम था इन दी मेकअप डिपार्टमेंट में, कि जो भीड़ भाड़ वाले जो कैरेक्टर थे उनका जो मेकअप किया जाता था उनके मेकअप में चेंज आया, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भीड़ वाले कैरेक्टर है उनके चेहरों पर कह रहे हैं क्या करते थे, स्लैब्ड विद अ थिक लेयर ऑफ मेकअप, यानी मेकअप की एक मोटी सी परत जो चढ़ाने का काम था उसमें चेंजिंग आ गई थी। ठीक है दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।